हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल द बुल एंड बियर शो। आप लोगों को इस नए साल में कौन से सेक्टर या थीम में इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने ये वीडियो सीरीज स्टार्ट की है। उसमें हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में देखा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, और उसके रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोगों ने उसमें कवर की है। और उसके रिलेटेड जो दो टॉप स्टॉक्स है उसके बारे में भी हम लोगों ने इन डेप्थ एनालिसिस किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही होती है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आपको सेक्टर प्री डिफाइन करते आना चाहिए। अगर आपने सेक्टर अच्छा चूज किया तो आप लोगों को स्टॉक्स, उसके रिलेटेड जो स्टॉक्स रहते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। बट उसका अभी का जो उस सेक्टर का जो अभी का प्लान है आने वाले टाइम में वो क्या एक्सपांड करने वाली है, या ये सेक्टर इमर्जिंग रहने वाला है या नहीं, वो आप लोगों को प्री डिफाइन करते आना ही चाहिए। तो उसके बाद में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो भी मेरे एंड से आपको हेल्प होगी वो मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और उसके रिलेटेड आप भी आपका एनालिसिस करके उस सेक्टर थीम में और उसके रिलेटेड स्टॉक्स में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो चलो, अब हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो थीम है उसका नाम है एनर्जी ट्रांजिशन। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में देखा। अगर आपका वीडियो वो मिस हो चुका है तो मैंने ऊपर आई बटन में उस वीडियो की लिंक प्रोवाइड की है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। तो अब हम लोग इस एनर्जी ट्रांजिशन में क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फॉसिल फ्यूल जो हम लोग बहुत पुराने टाइम से यूज करते आ रहे हैं, यानी कि कोल, पेट्रोल, डीजल वगैरह, तो वो उसके बदले में रिन्यूएबल एनर्जी कैसे अभी रिन्यूएबल एनर्जी धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल को बीट कर रही है, उसका कंपैरिजन हम लोग देखने वाले हैं। सेकंड है कि रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स कौन से है, वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके रिलेटेड हम लोगों को चैलेंजेस क्या मिलने वाले हैं और उसका सॉल्यूशन भी हम लोग इसमें से इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। उसके बाद में इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किस प्रकार अभी हो रही है और आने वाले फ्यूचर में कैसे होने वाली है, वो भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद में गवर्नमेंट ने इसमें अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट किया है और फ्यूचर प्लान इसमें गवर्नमेंट का क्या है और कितना फ्यूचर में इस सेक्टर में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने वाली है, वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद में अलग अलग कंट्रीज ने कैसे हमारे साथ टाई अप किया है, वो भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद में इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम लोग आएंगे और की प्लेयर्स इस सेक्टर में कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से स्टॉक्स इसके इस सेक्टर में आते हैं, वो हम लोग देखेंगे। और उसमें से दो पर्टिकुलर स्टॉक्स हम लोग अच्छे निकाल के उसका इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग अभी इसमें करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें अभी हम लोग कुछ डेटा देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल का ये डेटा है और नॉन फॉसिल फ्यूल का ग्रीन में डेटा शो हो रहा है। तो जैसे कि 2015 में हम लोग ऑलमोस्ट 70% फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंड थे। वो अभी धीरे 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 कम होते होते हम लोगों का 55% तक हम लोगों का अभी तक फॉसिल फ्यूल पे हमारी डिपेंडेंसी है। तो 45% ऑलमोस्ट हम लोग अभी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करते हैं और सिर्फ 55% फॉसिल फ्यूल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है। तो ये हो गया कंपैरिजन। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का डिपेंडेंसी हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे उस पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स भी बढ़ने वाले हैं। जो दूसरा है कि अभी तक रिन्यूएबल एनर्जी का क्या टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया है और कंपनीज ने सेट किया है। तो गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट 2030 तक जो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है वो इनको 500 गीगावाट तक बढ़ाने का इनका प्लान है। और उनका जो फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी का वो है सोलर, वाइंड और हाइड्रो पावर के ऊपर इनका सबसे ज्यादा फोकस इसमें होने वाला है। अभी तक जो कैपेसिटी हमारी है वो नियरली 130 गीगावाट तक अभी तक है 2025 तक। अभी हम लोग सोर्सेज देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के कौन से सोर्सेस है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा हमारा जो सोर्स है वो है सोलर का। सोलर पावर का अभी जो
लार्जेस्ट मार्केट जो है वो सोलर पावर का ही है, और गवर्नमेंट ने स्कीम्स भी निकाली है पीएम कुसुम नाम से। तो ये स्कीम के माध्यम से हम लोग लार्ज स्केल सोलर पार्क्स डेवलप कर रहे हैं अभी। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सोलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के लिए, वो है कि हम लोगों को ऑलमोस्ट 300 डेज जो है वो सन का हमारा डायरेक्ट मतलब कनेक्शन होता है। तो उसके माध्यम से सोलर पोटेंशियल जो है वो हम लोगों को सोलर जनरेशन के लिए मिलता है। तो ये दो चीजें सोलर पावर के लिए इम्पोर्टेंट है। जो सेकंड सोर्स हमारा है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो है वाइंड एनर्जी का। और सबसे इम्पोर्टेंट ये यही है कि जो गुजरात और तमिलनाडु का जो एरिया है और उसका जोग्राफिकल जो हम लोगों को एडवांटेज मिलता है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया और ओपन लैंड्स है। तो इसके लिए वहाँ पे वाइंड एनर्जी का एक्सपांशन करने के लिए वो दो स्टेट्स का हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन लैंड्स वगैरह हम लोगों को देखने को मिलती है। तो वहाँ पे एनर्जी कैपेसिटी वाइंड की सबसे ज़्यादा है, ना कि सोलर की। और उसके बाद में गवर्नमेंट ने अभी ऑफशोर वाइंड प्रोजेक्ट्स भी बनाने के लिए ज़्यादा फोकस किया है। ऑफशोर प्रोजेक्ट्स यानी कि समंदर में ये लोग अभी पवन चक्की का वगैरह इन ज़्यादा एक्सपांशन करने वाले हैं पवन चक्की का। तो ये हो गया वाइंड एनर्जी। थर्ड है हाइड्रोजन इकोनॉमी। ये हमारे यहाँ पे थोड़ी कम देखने को मिलती है, बट इसका भी इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए होता है। तो इसके माध्यम से हमारे इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो अच्छा खासा है, और उसका एक्सपोर्ट भी हम लोग करते हैं। सेकंड है कि जो फॉसिल फ्यूल सबसे ज़्यादा जिन सेक्टर में लगता है वो सेक्टर से रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर्स एंड जो हेवी इंडस्ट्रीज काम करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल लगता है। तो इसकी डिपेंडेंसी कम करने के लिए अभी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, और वो अभी फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी थोड़ी बहुत रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये हो गए तीन मेजर रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स। फर्स्ट है सोलर, सेकंड है वाइंड, और थर्ड है हाइड्रोजन। अभी हम लोग इसमें चैलेंजेस देखते हैं कि क्या चैलेंजेस हम लोगों को मिलने वाले हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि लैंड एक्विजिशन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए लगता है, और लैंड एक्विजिशन उसके बाद में ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो ग्रिड हम लोग बिठाते हैं उसके लिए भी सबसे ज़्यादा लैंड हम लोगों को लगती है। और थर्ड है फाइनेंस। तो ये तीन मेजर हम लोगों को चैलेंजेस है इसमें। और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन अभी क्या हो सकता है। तो सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने इसका निकाला है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब जो हम लोग बोलते हैं पीपीपी मॉडल, वो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ने अभी इसमें इंकरेज करना चालू कर दिया है। तो पब्लिक के साथ मिलके ये अभी लैंड एक्विजिशन वगैरह कर रहे हैं, और उसमें रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का ये प्लान कर रहे हैं। तो ये हो गया चैलेंजेस और सॉल्यूशन। उसके बाद में गवर्नमेंट ने ग्लोबल कोलैबोरेशन भी किया है। अलग अलग कंट्रीज को लेके इन्होंने एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई है। उसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे ये क्या करती है वगैरह। तो इनका मेन मोटिव यही है कि इनको सोलर एनर्जी में प्रमोट करना है, और क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है यानी कि पेट्रोल, उसके बाद में कोल वगैरह से, तो ये इनको धीरे धीरे अभी कम करना है। तो इसके ऊपर भी इन लोगों का डिस्कशन हो चुका है कि ये कैसे कम कर सकते हैं। अभी इसमें हम लोग देखते हैं एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल कैसा है। तो अभी इस सेक्टर में करंट जॉब्स जो है वो 1.2 मिलियन है ऑलमोस्ट, और जो इनका टारगेट है 2030 तक वो होने वाला है 3.3 मिलियन जॉब्स इनको इसमें से जनरेट करना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ऑलमोस्ट ये 3 गुना यहाँ से जॉब जनरेशन इस सेक्टर से होने वाला है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ने इसमें अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट किया है, और आने वाले टाइम में कितना और इन्वेस्टमेंट ये बढ़ाने वाले हैं। तो अभी तक इनका जो इन्वेस्टमेंट इसमें है 20 से लेके 25 तक, वो था 75 बिलियन से थोड़ा ज़्यादा।
और जो आने वाले टाइम में ये बढ़ाने वाले हैं वो 2030 तक अभी $200 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें करने वाली है। तो ये इम्पोर्टेंट बात यही है कि जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी वैसे कंपनीज ग्रो होगी, सेक्टर ग्रो होगा और आपको भी रिटर्न इसमें अच्छा खासा जनरेट होगा। अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कौन से कंट्रीज के साथ कितने कंट्रीज इसमें है, वो हम लोग अभी देखेंगे। इसमें ऑलमोस्ट 121 नेशंस टोटल इसमें जुड़ चुके हैं और इसका जो लीड जो कर रहा है वो इंडिया और फ्रांस होने वाला है। तो इंडिया अभी नए जो हमारा इंडिया का फ्यूचर है उसमें अच्छा खासा ध्यान दे रहा है और उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है और उसका लीड भी कर रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद में ये कौन से चीज के ऊपर काम करने वाले हैं, तो जो है वो ये बड़े बड़े सोलर पार्क्स बनाने वाले हैं और उसके बाद में फाइनेंस का जो हमारा बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो भी ये अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो अफोर्डेबल सोलर के लिए ये फाइनेंस भी करने वाले हैं। अभी हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन से की प्लेयर्स हैं रिन्यूएबल एनर्जीज में। तो सबसे पहला है बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड, ये एक कंपनी है। सेकंड है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। थर्ड है अदानी ग्रीन एनर्जी। फोर्थ है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी। फिफ्थ है टाटा पावर। सिक्स्थ है सुजलॉन एनर्जी। सेवंथ है आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। एट्थ है स्टर्लिंग एंड विल्सन और नाइन्थ है वेबसोल एनर्जी सिस्टम। तो ये 9 कंपनीज इस सेक्टर के रिलेटेड काम करते हैं और ये 9 कंपनीज में आप इस सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें से हम लोगों ने टॉप 2 कंपनीज चूज की है और उसमें हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं वो कंपनीज कौन सी है और आने वाले टाइम में ये कैसे इनका फ्यूचर जो प्लान है वो कर रही है और इसमें हम लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी। हम लोगों ने इसको 3 सेक्शन में कवर किया है। तो पहला सेक्शन है वो है कंपनी का ओवरव्यू एंड बिजनेस हाइलाइट्स। तो कंपनी का नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी। ये 2015 में बनी हुई कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में है। इसकी जो मेन पेरेंट कंपनी है वो अदानी ग्रुप है। अदानी ग्रुप के अंतर्गत ये कंपनी आती है। इसका जो बिजनेस सेगमेंट है वो है रिन्यूएबल एनर्जी का जनरेशन थ्रू सोलर एंड वाइंड पावर। इसका जो इंस्टॉल कैपेसिटी अभी तक का है वो 8 गीगावाट के ऊपर है एज 2025 में। इसका जो डेवलपमेंट ये अभी बढ़ाने वाले हैं वो ऑलमोस्ट ये 20 गीगावाट तक इनका जो कैपेसिटी है वो बढ़ाने वाले हैं। इनका अगर आप लोगों ने देखा रेवेन्यू इनका जनरेशन था इन द ईयर ऑफ 2023 वो था 6,600 सीआर के पास। इनका जो नेट प्रॉफिट था वो है 973 करोड़ और इसका मार्केट कैप 2025 में है ओवर 3 लाख सीआर। तो इसका हम लोगों ने अभी जनरल ओवरव्यू एक देख लिया। अभी इसका जो प्रोजेक्ट्स है, अचीवमेंट्स है और ग्लोबल प्रेजेंस है इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका जो मेन की प्रोजेक्ट जो है वो है हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी का। वो है राजस्थान में और वहाँ पे वर्ल्ड का 30 गीगावाट का मतलब सबसे ज्यादा लार्जेस्ट वर्ल्ड का 30 गीगावाट का इनका कैपेसिटी का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ये बना रहे हैं। उसके बाद में इनका सोलर पार्क भी है इन द स्टेट तमिलनाडु, गुजरात एंड कर्नाटका में। तो ये वहाँ पे भी सोलर पार्क्स बना रहे हैं। सबसे इनका जो पोर्टफोलियो है तो सबसे ज्यादा इनका सोलर एनर्जी से इनको रेवेन्यू जनरेट होता है वो 70% और वाइंड एनर्जी से ये 30% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इनका जो ग्लोबल प्रेजेंस इंडिया में तो है ही बट उसके बाद में ये एक्सपांड करने वाले हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो इनका जो अचीवमेंट्स है, इनका वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर हाइब्रिड पार्क ये अभी बना रहे हैं, ये सबसे बड़ा इनका अचीवमेंट है। उसके बाद में ये कंपनी रैंक भी करती है वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी में। और इन्होंने ईयर बुक 2023 में 10 टॉप इंडियन कंपनीज में इन्होंने आने का विक्रम एक किया है।
इसके बाद में इनका ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव भी है। वो ग्लोबल पार्टनर्स के साथ मिलके ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव के ऊपर काम कर रहे हैं। जो थर्ड जो हमारा सेक्शन है, इसमें हम लोग इनका विजन, फ्यूचर प्लान और चैलेंजेस हम लोग देखने वाले हैं। तो इनका जो विजन है 2023 तक इनको 45 गीगावाट तक इनका रिन्यूएबल एनर्जी में लेके जाना है, जो अभी 8 गीगावाट का है, और इनका विजन 45 गीगावाट का होने वाला है। तो आप देख सकते हो कितना इमर्जिंग कंपनी ये है, इनका विजन भी अच्छा खासा है, इसलिए आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उसके बाद में इनका जो फ्यूचर प्लान है वो है ऑफशोर वाइन प्रोजेक्ट्स इनको बनाना है। तो ये कंपनी भी समंदर में कुछ पवन चक्की वगैरह डेवलप करने वाली है। उसके बाद में इनका बैटरीज में जो स्टोरेज जो बैटरीज हम लोग करते हैं उसका भी उसके लिए भी ये काम करने वाले हैं। उसके बाद में इनको हाइब्रिड एनर्जी कैपेसिटी के ऊपर भी ये बढ़ाने वाले हैं, मतलब 24/7 आपको रिन्यूएबल पावर का सोर्स हो सकता है और आप यूज कर सकते हो। तो ये इनके फ्यूचर प्लान्स है, विजन भी इनका अच्छा है, फ्यूचर प्लान्स अच्छे हैं। और इनको इन्वायरमेंट में भी ऑलमोस्ट 20 मिलियन टन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है वो इनको कम करना है धीरे धीरे थ्रू क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। इनका जो मेन पार्टनरशिप जो है इनका है टोटल एनर्जीज कंपनीज के साथ। इन्होंने 20% स्टेक उसमें से लिया है उस कंपनी का। ये इनका पार्टनरशिप है। अभी इनको सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि फाइनेंस, बट गवर्नमेंट धीरे धीरे फाइनेंस इस सेक्टर में बढ़ा रही है, तो ये भी इनका चैलेंज धीरे धीरे कम हो जाएगा। और उसके बाद में है लैंड एक्विजिशन। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि पीपीपी मॉडल के साथ इनका जो लैंड एक्विजिशन का भी प्रॉब्लम है वो भी अभी कम हो जाएगा। और इनका जो कॉम्पिटिटर्स कंपनीज है वो है टाटा पावर, उसके बाद में रिन्यू पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी। तो इसका इनके साथ कंपटीशन है। तो इसका ये हो गया टोटल ओवरलुक। इस हेल्प से आप इसमें और आपका एनालिसिस कर सकते हो और इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सेकंड जो कंपनी है उसका नाम है टाटा पावर। अभी टाटा पावर में आपको डबल बेनिफिट मिलने वाला है। ये तो रिन्यूएबल एनर्जी में भी है, और उसके बाद में ये ईवी का जो बैटरी स्टेशन है वो भी एक्सपांड करने में इसका टाटा पावर कंपनी काम करती है। तो आपको डबल बेनिफिट इसमें हो सकता है। इसका भी हम लोग अभी ओवरव्यू देखते हैं। ये फाउंड हुई थी 1911 में। तो आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी है, ऑलमोस्ट 115 साल इसको अभी हो चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, टाटा ग्रुप की कंपनी ये है। इनका जो बिजनेस है वो है पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये इनका बिजनेस का सेगमेंट है। इनकी अभी इंस्टॉल कैपेसिटी है 14.1 गीगावाट, उसमें से 5.5 गीगावाट ये रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करते हैं। इनका जो रेवेन्यू था 23 का वो था 42,576 करोड़ रुपीज, और इनका जो नेट प्रॉफिट है 23 का वो था 3,000 CR। इनका मार्केट कैप 1.6 लाख करोड़ का है। तो आप देख सकते हो बहुत बड़ी ये कंपनी है। और इनका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो है थर्मल पावर में, रिन्यूएबल में, ईवी चार्जिंग में और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन में। तो इस कंपनी का ये डाइवर्जन है, ये क्या क्या करती है। अभी इनके जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड अचीवमेंट हम लोग देखते हैं। तो रिन्यूएबल कैपेसिटी इनकी 5.5 गीगावाट की है। वो इसी माध्यम से आती है, सोलर, वाइंड एंड हाइड्रो से। इनके जो की प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं वो है सोलर रूफटॉप सॉल्यूशन। उसके बाद में यूटिलिटी स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स, वाइंड फार्म्स इन गुजरात एंड राजस्थान। तो जैसे कि वहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन है उस हिसाब से इन्होंने वहाँ पे भी वाइंड के लिए एक्सपांशन किया है। और उसके बाद में इनका हाइड्रो पावर का एक प्रोजेक्ट चालू है हिमाचल प्रदेश में। अभी इनका जो ईवी चार्जिंग का जो है वो अभी तक 4,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स इन्होंने इंडिया में पूरे बना चुके हैं, और आने वाले टाइम में भी ये इसको इंक्रीज करने वाले हैं। अभी इनका एनर्जी जो स्टोरेज है BESS, बैटरी स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, वो ये अभी डेवलप कर रहे हैं।
इनका ग्लोबल प्रेजेंस जो है वो इंडिया में तो है ही, उसके बाद में अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट में ये काम कर रहे हैं। अभी इनका जो अचीवमेंट है, ये टॉप कंपनी है इन सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट्स में, तो सबसे बड़ी कंपनी ये है और टॉप भी है। उसके बाद में इन्होंने अभी तक 1 गीगावाट रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन ये कर चुकी है। उसके बाद में ये अभी माइक्रो ग्रिड्स इन रूरल इंडिया में जनरेट ये अभी कर रही है धीरे धीरे। जो छोटे ग्रिड के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ये बना रही है। इनका जो गोल है एट 2040, मतलब आप देख सकते हो कि इनका विजन कितना बड़ा है। ये तब तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं, मतलब तब तक फॉसिल फ्यूल का जो हमारा डिपेंडेंसी है वो जीरो हो जाएगा, इनका ये टारगेट है। उसके बाद में इनका विजन, फ्यूचर प्लान एंड इनको क्या चैलेंजेस है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो इनका जो विजन है वो है 2045 तक इनका नेट जीरो इंडिया में, मतलब टोटल एनर्जी जो होने वाली है वो रिन्यूएबल एनर्जी से होने वाली है। ये इनका जो है वो फ्यूचर प्लान है। उसके बाद में ये अभी तक 5.1 गीगावाट बना रही थी रिन्यूएबल एनर्जी में, वो इनका प्रोजेक्ट है। ऑलमोस्ट प्रोजेक्शन है 15 गीगावाट तक इनका बनाने का प्लान है। उसके बाद में सोलर ईवी के जो चार्जिंग पॉइंट्स है वो इनके अभी 4000 है, वो ये बढ़ा के 25,000 तक करने वाली है अगले नेक्स्ट 5 साल में। उसके बाद में ये इनका भी फोकस ऑफशोर वाइंड पे होने वाला है और ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर होने वाला है। तो जैसे हम लोग देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन में बहुत कम कंपनीज काम करती है, उसमें से एक टाटा पावर होने वाली है। उसके बाद में इन्वायरमेंट पे भी इनका ध्यान है। ये 10 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करने वाले हैं। उसके बाद में इनका जो मेन पार्टनरशिप है वो इंडियन रेलवेज के साथ है, कोलैबोरेशन इन लोगों ने किया है। और वेरियस स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ भी इनका पार्टनरशिप है। इनको भी चैलेंजेस अगर आप देखोगे तो इनका भी चैलेंजेस वही है, एनर्जी स्टोरेज फॉर ग्रिड रिलायबिलिटी। तो जैसे ग्रिड, मतलब आप जैसे डेवलप करोगे तो लैंड आपको लगती है, वो लैंड का प्रॉब्लम है, बट ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली है। तो इनका भी कंपटीशन आप अगर देखोगे तो डायरेक्ट कंपटीशन इनका भी अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी के साथ है और रिन्यू पावर के साथ इनका कंपटीशन होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। हम आगे भी 3 वेरियस सेक्टर कवर करने वाले हैं। तो आपको अगर वीडियो सच में पसंद आया और आपको कुछ इस वीडियो में प्रॉब्लम है, नहीं तो कुछ क्वेरी है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।